हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध, मतलब रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम देखेंगे केंद्र राज्य के बीच संबंध। तो केंद्र राज्य के बीच संबंध भारतीय संविधान के संघीय ढांचे मतलब फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण संवेदनशील हिस्सा है। आप इसे याद रखेंगे कि ये जो संबंध है ये हमारे क्या संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है। भारत के संविधान में केंद्र राज्य के बीच में क्या भारत के संविधान में केंद्र राज्य के बीच संबंधों को सुचारू रूप से चलाने और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसे तीन भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। कितने भागों में? तीन भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। पहला भाग आता है हमारा कौन सा? विधायी संबंध, जिसे लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं। ये भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में आता है। दूसरा भाग आता है हमारा कौन सा? प्रशासनिक संबंध, ये मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये भी हमारे भाग 11 में है, अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक। और तीसरा आता है हमारा क्या? वित्तीय संबंध, जिसे फाइनेंशियल रिलेशंस कहते हैं। ये हमारे भाग 12 में आता है, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। हो सकता है बीच बीच में कोई अनुच्छेद दूसरे किसी और प्रावधान से संबंधित हो। कंटिन्यूस इतने सारे प्रावधान हमारे इन्हीं से संबंधित नहीं है, लेकिन इनके प्रावधान इनके अंदर ही समाहित किए गए हैं। तो तीन प्रकार के रिलेशन देखेंगे हम: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो एक एक करके इन तीनों संबंधों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विधायी संबंध, मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये भारत के संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में या भाग 11 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका वर्णन किया गया है कि इसका केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है इसका। सबसे पहले आता है हमारा अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि विधायी शक्तियों का भौगोलिक विस्तार। कि विधायी शक्तियों के भौगोलिक विस्तार के बारे में इसमें बताया गया है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉस। तो ये अनुच्छेद क्या करता है? ये अनुच्छेद ये तय करता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा क्या, संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा बनाए गए जो कानून है भौगोलिक रूप से कहाँ तक लागू होंगे। कि संसद और राज्य विधानमंडलों ने जो कानून बनाए हैं वो भौगोलिक रूप में हमारे कहाँ तक लागू होंगे, इसके बारे में बताया गया है। इसमें आता है पहला क्लॉज। क्लॉज हमारे कौन सा? 245(1). ये क्या कहता है? संसद और राज्य विधायिकाओं का क्षेत्र। संसद का क्या क्षेत्र होगा? मतलब पार्लियामेंट का क्या क्षेत्र होगा? तो संसद द्वारा बनाए गए कानून भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र मतलब पूरे देश या फिर उसके किसी एक विशेष भाग पे लागू हो सकते हैं। या संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है ये भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पे मतलब पूरे देश पे या फिर उसके किसी एक विशेष भाग पे ही लागू हो सकते हैं। दूसरा आता है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधायिका। तो राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित कानून है केवल उस राज्य की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके भीतर या फिर किसी विशेष भाग पे लागू हो सकती है। तो इनके जो राज्य क्षेत्र है उनके बारे में हमने देख लिया कि संसद का तो पूरा देश हो सकता है या फिर कोई विशेष भाग। तो राज्य विधायिका की बात करें तो ये भी पूरा राज्य हो सकता है या फिर राज्य का कोई विशेष भाग। फिर अनुच्छेद 245(2) की बात करें, हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल शक्ति की बात करें संसद की, तो संसद की राज्य क्षेत्रातीत जो शक्तियां हैं उनकी बात करें, राज्य के बाहर की शक्ति। तो संसद के पास ये विशेष शक्ति है कि वह ऐसे कानून भी बना सकती है जो भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय नागरिक है, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं और विश्व में कहीं भी मौजूद हो उनकी संपत्ति पर लागू हो। तो ऐसे कानून बना सकती है कौन? हमारी संसद। तो संसद के पास ऐसी शक्ति है। खास बात देखें तो हमारे राज्य विधानमंडल के पास सामान्यतः ये शक्ति नहीं होती। हालांकि देखें तो यदि राज्य और उस व्यक्ति या उस वस्तु के बीच में कि राज्य और उस व्यक्ति या वस्तु के बीच में प्रादेशिक संबंध है, टेरिटोरियल नेक्सस है, ये साबित हो जाए तो हमारे क्या राज्य का कानून भी राज्य के बाहर भी लागू हो सकता है। तो राज्य का कानून राज्य के बाहर भी तभी लागू हो सकता है जब व्यक्ति या वस्तु उनका है ना उस राज्य से पर्याप्त प्रादेशिक संबंध हो। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कि बॉम्बे स्टेट वर्सेस आरएमडीसी जो मामला था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि यदि किसी लॉटरी या प्रतियोगिता का संचालन राज्य से बाहर हो रहा है, या किसी लॉटरी या प्रतियोगिता का संचालन का राज्य से बाहर हो रहा है लेकिन उसका बड़ा प्रभाव और व्यापार राज्य के भीतर है, तो उस राज्य पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो राज्य उस पर टैक्स लगा सकता है उस व्यक्ति पे जिसको इससे मुनाफा हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो उदाहरण सिंपल सा था, आरएमडीसी वर्सेस बॉम्बे स्टेट का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इसमें ये बताया था कि यदि लॉटरी या प्रतियोगिता का संचालन राज्य से बाहर हो रहा है लेकिन उसका बड़ा प्रभाव और व्यापार राज्य के भीतर है, तो उस राज्य तो राज्य क्या कर सकता है? उस पर टैक्स लगा सकता है। अपवाद की बात करें जहां संसद के कानून लागू नहीं होते हैं, कि जहां कौन कौन सी जगह जहां संसद के कानून लागू नहीं होते, तो हालांकि संसद पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है
लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र है, जैसे हमारा ट्राइबल क्षेत्र या ऑटोनोमस क्षेत्र है, ये तो आपको पता होगा देश में 10 ऑटोनोमस जिले हैं। कितने? 10 ऑटोनोमस जिले हैं। ट्राइबल एरिया की बात करें तो 10 राज्यों में हमारे क्या ट्राइबल राज्य है, आप इसे याद रखेंगे। 10 तो हमारे क्या ट्राइबल राज्य है, 10 जिले हमारे कितने ऑटोनोमस जिले हैं। इनकी संस्कृति और प्रशासन को बचाने के लिए कुछ अपवाद मतलब अनुच्छेद 244 के अंतर्गत रखे गए। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की, तो हमारे चार केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राष्ट्रपति शक्तियां काम करती है। तो राष्ट्रपति ये निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई विशेष अधिनियम या फिर कोई कानून है। चार केंद्र शासित प्रदेश जैसे हमारे अंडमान निकोबार, दमन दीव और दादर नगर हवेली पहले अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप और लद्दाख ये चार हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें लागू नहीं होगा, या फिर यहाँ पे लागू तो होगा लेकिन कुछ संशोधनों के बाद लागू होगा, और ये बताया गया हमारे अनुच्छेद 240 में। तो ऐसा निर्देश कौन दे सकता है? ऐसा निर्देश केवल राष्ट्रपति दे सकता है। फिर राज्यपाल की शक्ति की बात करें 5वीं अनुसूची से संबंधित, तो किसी राज्य का राज्यपाल ये निर्देश दे सकता है, या किसी राज्य का राज्यपाल ये निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून, या संसद या फिर राज्य विधानमंडल का कोई कानून राज्य के जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया, उनमें लागू नहीं होगा। जैसे राजस्थान में भी 8 जिले हमारे क्या अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, ट्राइबल एरिया में आते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। तो राज्यपाल की शक्तियों में ये आता है। फिर छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची के जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी बात करें तो असम का राज्यपाल सिर्फ, आप इसे याद रखेंगे, हमारे 4 राज्य है। कितने? 4 राज्य, ए, एम, एम और टी, ये 4 राज्य हैं। ए का मतलब असम, एम का मतलब मिजोरम, दूसरे एम का मतलब मेघालय, टी का मतलब त्रिपुरा। ये क्या है? हमारे 4 राज्य जिनके अंदर हमारे 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है। कितने स्वायत्त शासी जो जिले हैं, तो ये 4 राज्यों में हमारे क्या 10 स्वायत्त शासी जिले हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। तो इसमें जो एक आता है असम, असम क्या कहता है कि असम का राज्यपाल ये निर्देश या आदेश दे सकता है कि संसद का कोई कानून असम के स्वायत्त शासी जो जिले हैं उनके अंदर लागू नहीं होगा। तो ये कह सकता कौन? असम का राज्यपाल। बाकी के 3 की बात आती है, तो यहाँ राज्यपाल की चलती है असम में। तो बाकी 3 की बात करें जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके स्वायत्त शासित जिलों के संबंध में ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। फिर विषयों के विभाजन की बात करें तो यह अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच में, अनुच्छेद 246 क्या कहता है? विषयों का विभाजन। तो ये अनुच्छेद क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच में विषय मतलब सब्जेक्ट्स का बंटवारा करता है, ताकि दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र रह के काम कर सके। और इन विषयों का वर्णन कहाँ किया गया? 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 शेड्यूल्स बनाए गए हैं हमारे, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप इसे याद रखिए। अब देखेंगे न्यायालय के विनिश्चय मतलब जुडिशियल प्रिंसिपल रिगार्डिंग अनुच्छेद 246। तो हमें न्यायालय क्या कहता है इस बारे में कि जब केंद्र राज्य के कानूनों में टकराव होता है, मतलब किसी भी विषय पर केंद्र कोई कानून बना दे और उसी विषय पर राज्य भी कोई कानून बना दे, तो एक तरह से दोनों का टकराव हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही क्षेत्र पर दोनों कानून लागू होंगे, तो देखना पड़ेगा कि किसका कानून लागू होगा। इसी बात को ओवरलैपिंग या टकराव कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिद्धांतों का इसके अंदर प्रयोग किया है। पहले सिद्धांत है संघ सूची की प्रधानता, क्या प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट। इसकी बात करें संघ सूची की प्रधानता की, यदि संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट और राज्य सूची इनके विषयों में टकराव होता है, क्या संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में टकराव होता है, मतलब किसी भी विषय पर दोनों के द्वारा कानून बना दिया गया, तो एक तरह से टकराव हो गया। तो हमेशा संघ सूची को ही प्रधानता सुप्रीमेसी दी जाएगी, क्या संघ सूची को ही प्रधानता दी जाएगी, और इसे परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहते हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट। दूसरा सिद्धांत आता हमारे क्या समन्वयकारी निर्वचन। या समन्वयकारी निर्वचन की बात करें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यदि दो सूचियों के बीच में आपस में टकराव दिखे, क्या यदि दो सूचियों के बीच में आपस में टकराव दिखे, तो न्यायालय ये प्रयास करता है कि दोनों कानूनों को इस तरह से पढ़ा जाए। ये दो सूचियों के बीच में आपस में टकराव दिखे तो न्यायालय ये कोशिश करता है उन दोनों को खत्म करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि न्यायालय ये कोशिश करता है कि दोनों कानूनों को इस तरह से पढ़ा जाए कि दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य मतलब हारमोनी में लागू हो सके, न कि एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करे। इसे हम कहते हैं समन्वयकारी निर्वचन। तीसरा आता है सार और तत्व का सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, कि यदि कोई कानून या यदि राज्य कोई कानून बनाता है और गलती से इंसिडेंटल रूप से केंद्र के विषय को छू लेता है, कि राज्य कोई कानून बनाता है और गलती से केंद्र के विषय को छू लेता है, तो वो कानून तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता। क्या वो कानून तुरंत रद्द नहीं किया जाता? न्यायालय ये देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कानून का मूल उद्देश्य क्या था, मतलब केंद्र को परेशान करना था या फिर जनता की भलाई थी, दोनों में से कौन सा कारण था। तो उसके आधार पर क्या है
न्यायालय अपना फैसला सुनाता है कि जनता की भलाई थी तो वो रद्द नहीं होगा, और यदि केंद्र के साथ टकराव की वजह से या केंद्र को से बदले की भावना लेने की वजह से इस तरह का कार्य किया गया है, तो वो कानून को रद्द भी कर सकता है। लेकिन तुरंत रद्द नहीं करेंगे, पहले उसको देखेंगे। जैसे एक अधिनियम है, मुंबई मद्य निषेध अधिनियम, मतलब बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, या फिर हमारे बंगाल साहूकारी अधिनियम है। तो ये यदि मूल विषय राज्य सूची का है, थोड़ा-सा अतिक्रमण तो मान्य रहेगा। कि यदि मूल विषय तो राज्य सूची का था, लेकिन हमारे क्या है, थोड़ा-सा अतिक्रमण कर लिया राज्य ने, तो उसको तो चला दिया गया। फिर व्यापक अर्थ की बात करें, वाइडेस्ट मीनिंग की, तो सूचियों में दिए गए हर विषय को, या सूचियों में दिए गए हर विषय को सबसे विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए। क्या? सबसे विस्तृत अर्थ दिया जाना चाहिए, जिसमें उसके आनुषंगिक या फिर एक्सिलरी या उससे जुड़े हुए विषय भी शामिल माने जाते हैं। कानून से 247 की बात करते हैं, ये क्या कहता है? अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट्स। तो संसद के पास ये शक्ति है कि वह संघ सूची के विषयों से संबंधित, क्या? संसद के पास ये शक्ति है कि वह संघ सूची के विषयों से संबंधित कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, क्या संघ सूची के विषयों से संबंधित जो कानून है उनको बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त न्यायालय मतलब एडिशनल कोर्ट की स्थापना कर सकती है, लेकिन राज्य नहीं कर सकता। और ये शक्ति सुनिश्चित करती है, क्या? ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि केंद्रीय कानूनों का प्रशासन सुचारू रूप से चल सके। फिर आती है हमारे 248, अनुच्छेद 248 क्या कहता है? रेजिड्यूरी पावर। रेजिड्यूरी पावर किससे कहते हैं? यदि कोई नया विषय सामने आता है जो हमारे संविधान में पहले से लिखा हुआ नहीं है, या संविधान में जो हमारी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के अंदर सारे विषय लिखे गए, लेकिन कोई अब नया ही विषय आ गया, जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी के विषय होते हैं जो समय के साथ नए नए आते जाते हैं। कोई नया विषय सामने आता है जिसका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में, और न ही समवर्ती सूची में। जैसे कोई साइबर कानून है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, तो उस पे कानून कौन बनाएगा? नए विषय पे। तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद 248 के अनुसार देखिए, तो नए और बचे हुए विषयों पर कानून बनाने की, क्या? नए और जो बचे हुए रेजिडुअल विषय है उन पर कानून बनाने की अन्य शक्ति किसके पास है? संसद मतलब केंद्र के पास है। एक्सक्लूसिव पावर है कि कोई राज्य उस पर कानून नहीं बनाएगा, बल्कि कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और ये एक्सक्लूसिव शक्ति हमारे केंद्र सरकार के पास है। संसद इन अवशिष्ट शक्तियों के तहत कोई नया टैक्स भी लगा सकती है। और यदि एक्सक्लूसिव पावर है, तो हमारी इसके अंदर टैक्स भी लगाया जा सकता है। तो ये हमारे क्या जो पुंछी आयोग था, तो पुंछी आयोग ने तो इसकी सिफारिश की थी कि इनको ट्रेजिटरी पावर आती है, मतलब अतिरिक्त विषय आता है, तो उसमें क्या है, टैक्स लगाने का काम तो केंद्र को करना चाहिए, बाकी सारे काम क्या राज्य को करना चाहिए। ये हमारी सिफारिश की थी किसने? पुंछी आयोग ने की थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तुलनात्मक अध्ययन करके देखें दूसरे देशों में क्या चलता है। भारत में तो अपनी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। कनाडा की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, और भारत ने भी यहीं से सीखा है, मतलब यही मॉडल अपनाया। कौन सा? कनाडा का। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां क्या राज्य के पास छोड़ी गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में राज्य ज्यादा पावरफुल होते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करें तो ब्रिटिश काल के इस अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां न तो केंद्र के पास थी, न तो मतलब फेडरल के पास, न ही प्रांतों के पास थी। क्या हमारे ना तो केंद्र के पास थी, न ही प्रांतों के पास, बल्कि हमारे गवर्नर जनरल मतलब वायसराय के विवेक पे छोड़ दी गई थी कि वो क्या करेंगे इस मामले में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 249 से 255 क्या है। उन असाधारण और विशेष परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जब संसद मतलब केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेता। कब? 249 से 255 तक क्या वो परिस्थितियां हैं, वो असाधारण परिस्थितियां जब संसद या केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। और ये भारत की संघीय व्यवस्था के एकात्मक झुकाव को दिखाता है कि जब चाहे जब भारत का देश क्या है, हमारे संघीय से क्या है, एकात्मक बन जाता है, यूनिटरी बन जाता है। अब हम देखेंगे संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की असाधारण शक्तियां, वैसे तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी उनके पास असाधारण शक्तियां, तो ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं उनकी बात करें। शक्तियां मतलब परिस्थितियां जिनके अंदर संघ राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 249 के राष्ट्रीय हित में, इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो राष्ट्रीय हित की बात आ जाए, यदि राज्यसभा या राज्यसभा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के, क्या अपने उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, क्या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है। क्या राष्ट्रीय हित में ये जरूरी है कि संसद राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर कानून बनाए। इसमें राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि संसद क्या राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को उस विषय पर पूरे भारत या फिर किसी विशेष भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार अपने आप ही मिल जाता है।
बात करें ऐसे कानून की समय सीमा की, तो राज्यसभा का ये प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहता है। राज्यसभा का ये जो प्रस्ताव है अधिकतम क्या 1 वर्ष तक लागू रहता है। हालाँकि राज्यसभा इसे बार-बार करके, एक-एक बार करके और 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। और इस प्रकार का बनाया गया कानून समाप्ति क्या होगी? संकल्प या प्रस्ताव समाप्त होने के बाद, या संकल्प या फिर प्रस्ताव समाप्त होने के बाद संसद द्वारा बनाया गया ये कानून है, ये 6 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्या? जब ये हमारे संसद के द्वारा इसे पारित किया जाएगा, तो उसके 6 महीने बाद ये कानून अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और यदि ये कानून आगे चाहिए, तो इस तरह के प्रस्ताव बार-बार लाने पड़ेंगे। फिर आता है अनुच्छेद 250। ये क्या कहता है? हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होगा? ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी की बात करें, तो जैसे जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल मतलब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तब क्या होगा? तब हमारे संविधान का संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय हमारा संघीय ढांचा क्या है? हमारा एकात्मक हो जाएगा। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान संसद को अपने आप ही राज्य सूची के सारे 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और ऐसे कानूनों की समय सीमा क्या होगी? तो आपातकाल के दौरान बनाए गए ऐसे कानून आपातकाल खत्म होते ही ठीक 6 महीने बाद अपने आप ही खत्म हो जाएँगे। या आपातकाल समाप्त होने के ठीक 6 महीने बाद ये कानून अपने आप ही समाप्त हो जाएँगे। अनुच्छेद 251 की बात करें, अगला आता है हमारा अनुच्छेद 251। तो अनुच्छेद 249 और 50 के बीच के तहत बने जो टकराव होते हैं, उनके लिए आता है हमारा क्या? अनुच्छेद 251। तो अनुच्छेद 249 और 50 इन अनुच्छेदों के तहत जो कानून बनते हैं, उनमें टकराव आ जाता है। कंसिस्टेंसी आ जाती है, तो उसकी बात करें, तो अनुच्छेद 251 क्या कहता है कि ये अनुच्छेद ये साफ-साफ बताता है, स्पष्ट करता है कि जब संसद अनुच्छेद 249 मतलब राष्ट्रीय हित में, 250 मतलब आपातकाल, इनके तहत राज्य सूची पे कानून बनाती है। या राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बनाती है, तो राज्य विधायिका की कानून बनाने की शक्ति खत्म नहीं होती है। तो क्या राज्य विधायिका की जो कानून बनाने की शक्ति है, वो खत्म नहीं होती है। राज्य भी उसी विषय पे कानून बना सकता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने बना दिया तो राज्य नहीं बना सकता। राज्य भी उस विषय पे कानून बना सकता है। और जब कानून बनाएगा, केंद्र ने बना दिया, राज्य ने बना दिया और दोनों कानूनों में यदि टकराव होता है तो यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोध मतलब इनकंसिस्टेंसी या फिर टकराव होता है, तो संसद का कानून मतलब पार्लियामेंट्री लॉ ही मान्य और प्रभावी होगा। और राज्य का कानून उस विरोध की सीमा तक शून्य हो जाएगा, जिस मामले में वो विरोध कर रहा है। जैसे आप सोचेंगे विरोध का मतलब क्या? कि जैसे मान लीजिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये हमारा राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। तो उस मामले में यदि केंद्र सरकार ने कह दिया कि यदि किसी वन्य जीव को मारा जाता है, तो उसपे 2 लाख रुपए का जुर्माना है। अब यदि राज्य भी एक कानून बनाता है जिसमें ये लिखा जाता है कि किसी भी वन्यजीव को मारा जाता है तो 5 लाख का जुर्माना है। तो यदि कोई वन्यजीव की मृत्यु होती है मतलब किसी ने शिकार कर दिया तो उसपे जुर्माना कितना होगा? तो इस मामले में देखते हैं तो केंद्र ने तो 2 लाख कहा था, राज्य ने 5 लाख कहा था। तो 2 लाख ही मान्य होगा, 5 लाख मान्य नहीं होगा जुर्माने के रूप में। तो इस तरह के टकराव की बात कर रहे हैं। और अनुच्छेद 252 कहते हैं बात करें, तो राज्यों की सहमति की बात करें बाय कंसेंट ऑफ स्टेट्स। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल क्या? यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर दे मतलब ये रिज़ोल्यूशन पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को सौंप दिया जाए। तो 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य मिलके ऐसा एक रिज़ोल्यूशन या प्रस्ताव पारित कर दे कि भैया ये जो कानून बनाने की शक्ति है इस विषय पे, ये हमारे क्या कि हमारे संसद के पास होनी चाहिए। तो ये शक्ति किसको सौंप दे? संसद को सौंप दे। तो संसद उस विषय पे कानून बना सकती है। संसद क्या उस विषय पे कानून बना सकती है। बात करें ऐसे कानून की तो वो लागू होने की, तो ये हमारे संसदीय कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ये ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। सारे राज्यों पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल उन्हीं राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। या जो बाद में विधानमंडल में प्रस्ताव पास करके अब इसे अपना ले। कि जैसे मान लीजिए 2 राज्यों ने तो प्रस्ताव पास करके कहा कि संसद को कि भई हमारे लिए ये कानून बना दीजिए। तीसरे राज्य को लगा कि ये कानून तो बहुत अच्छा है, हमें भी शामिल हो जाना चाहिए था। तो बाद में प्रस्ताव पारित करके इसमें शामिल हो सकता है। मतलब वो भी इस कानून को अपना सकता है। फिर संशोधन निरसन की बात करें तो ऐसे कानून को संशोधित या रद्द करने का अधिकार भी संसद के पास होगा। ऐसा नहीं है कि 2 राज्यों ने कहा था संसद को बनाने के लिए, अब वो राज्य कहे कि ठीक है हम इसको रद्द करना चाहते हैं, तो रद्द नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसद ने बनाया तो संसद ही रद्द कर सकती है। राज्य विधानमंडल के पास ऐसा अधिकार नहीं होगा। उदाहरण के रूप में देखें जैसे हमने देखा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। तो इसी अनुच्छेद के तहत राज्य की सहमति से संसद के द्वारा बनाए गए थे।
फिर आता है अनुच्छेद 253। 253 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें। तो भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, कि भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, समझौते या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जैसे हमारे यूएन सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ सम्मेलन, इनके निर्णयों को लागू करने के लिए, तो हमारे भारत सरकार के द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, समझौते या फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय होते हैं, उनको लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। क्या राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? और इसके लिए राज्यों की सहमति लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या राज्यों की सहमति लेने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे कानून के लिए? उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारा ट्रिप्स है, जैसे बौद्धिक संपदा से संबंधित है, पर्यावरण संबंधी कानून है, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट है 1982 और एंटी हाईजैकिंग एक्ट इसी शक्ति के तहत बनाए गए। कौन कौन से एक्ट है हमारे? ट्रिप्स कहते हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी कानून होते हैं, जैसे हमने देखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1982 है, या फिर हमारे एंटी हाईजैकिंग एक्ट जैसे जो कानून है, इसी तरीके से बनाए गए हैं। अब हम देखेंगे समवर्ती सूची में टकराव और समाधान की बात करें। अब तक तो हमने देखा था संघ सूची और राज्य सूची के विषय में टकराव हो तब क्या हो, और समवर्ती सूची में टकराव आ जाए, मतलब दोनों के पास ही शक्ति थी और दोनों ने ही कानून बना दिया, कानून टकरा गए, तो उसका क्या समाधान होगा? अनुच्छेद 254 में क्या है? समवर्ती सूची में कानूनों की असंगति की बात करें। तो समवर्ती सूची जैसे हमारे शिक्षा, वन, आपराधिक कानून, इनसे संबंधित होती है हमारी समवर्ती सूची, जो बहुत बड़ी है। तो इन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों कानूनों में टकराव होता है तो ऐसे मामले में क्या होगा? सामान्य नियम क्या कहता है? जनरल रूल क्या कहता है? यदि संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों में विरोधाभास है, या दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, तो संसदीय कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून उस विरोध की मात्रा तक शून्य हो जाएगा जितना वो विरोध कर रहा है। तो ये तो सामान्य से नियम। अपवाद क्या कहता है? अपवाद ये कहता है राष्ट्रपति की सहमति से। कैसे? यदि राज्य विधानमंडल ने कानून बनाकर उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा था, या राज्य विधानमंडल ने कानून बना करके उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा था और राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दी है, तो अब आप सोच सकते हैं संसद के कानून को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है और राज्य विधानमंडल के कानून को भी राष्ट्रपति ने ही क्या कहते हैं, मंजूरी दी है। तो एक तरह से देख सकते हैं दोनों के पावर बराबर हो गए हैं, क्योंकि राज्यपाल की बजाय क्या राष्ट्रपति ने उसको अनुमति दी है, तो दोनों के पावर बराबर हो जाते हैं। तो वह राज्य कानून उस विशेष राज्य में लागू रहेगा, संसदीय कानून के विरुद्ध होते हुए भी उस राज्य में तो लागू होगा जिसने इसे राष्ट्रपति से मंजूरी दिलवाई है, तो वहां पे तो ये लागू होगा विरोध होने के बावजूद भी। संसद की सर्वोच्चता की बात करें, तो इस अपवाद के बावजूद संसद के पास ये शक्ति है कि वह भविष्य में एक नया कानून बना के, क्या संसद के पास ये शक्ति है कि यदि टकराव हो गया और राज्य ने भी क्या किया, राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली, तो ये तो फिर इस तरह से उस राज्य में तो राज्य का कानून भी लागू होगा। लेकिन हमारे संसद के पास शक्ति है कि भविष्य में एक नया कानून बना के उस राज्य कानून को में संशोधन कर सकती है या पूरी तरह से खत्म भी कर सकती है। तो संसद फिर भी सर्वोच्च रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा लगेगा तो वो इस कानून को फिर भी खत्म कर सकती है। अब आता है प्रक्रियात्मक त्रुटियों से बचाव की बात करें। जब प्रक्रियात्मक त्रुटियों से बचाव की बात करें तो अनुच्छेद 255 पूर्व अनुमति का अभाव केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि, या पूर्व अनुमति का अभाव केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि की बात करें, यह अनुच्छेद 255 में आता है। अब ये अनुच्छेद क्या कहता है? 255 क्या कहता है कि कुछ विधेयकों को संसदीय राज्य विधानमंडल में पेश करने से पहले, कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल या फिर संसद में पेश करने से पहले या तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी ही जरूरी थी। प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे धन विधेयक होता है उसमें तो इनके अंदर क्या होता है? पूर्व अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है। अनुच्छेद 255 ये कहता है कि यदि भूलवश ऐसी पूर्व अनुमति ली नहीं गई, या ऐसे पूर्व अनुमति नहीं ली गई, पूर्व अनुमति के बिना विधेयक पेश कर दिया गया और उस विधेयक को पारित भी कर दिया गया, लेकिन बाद में राष्ट्रपति या राज्यपाल ने उस पर अपनी अंतिम सहमति दे दी थी। पहले नहीं दी, जबकि पहला लेना जरूरी था, लेकिन अनुमति उन्होंने बाद में दे दी। तो उस अधिनियम को केवल इसी आधार पर अवैध नहीं माना जा सकता। क्या? उस अधिनियम को इसी आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उससे उस मामले में पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसे केवल क्या मानेंगे? प्रक्रियात्मक त्रुटि मानेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रक्रियात्मक त्रुटि मानेंगे। अन्य मामलों में देखें, अन्य मामलों में केंद्र की विधायी सर्वोच्चता की बात करें, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी इन ऑफ द यूनियन, तो संविधान में के कई अन्य प्रावधान भी राज्य की विधायी शक्तियों पर केंद्र के नियंत्रण को स्थापित करते हैं। वो कौन कौन से प्रावधान है जो हमारे क्या राज्य की विधायी शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण दिखाते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356,
यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, तो संसद उस राज्य के लिए राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। यदि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो संसद क्या उस राज्य के लिए राज्य सूची के जो विषय हैं, उन पर कानून बना सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। फिर आता है विधेयकों का आरक्षण। क्या आता है विधेयकों का आरक्षण की बात करें अनुच्छेद 200 और 201 में। तो राज्यपाल के द्वारा राष्ट्र विधानमंडल द्वारा पारित है राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 200 और 201 के तहत। तो राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग करके राज्य को कानून बनाने से रोक भी सकता है। कि कितना ही बढ़िया कानून हो, राष्ट्रपति के समझ में आ गई इसको रोकना है, तो राष्ट्रपति उस कानून को बनने से रोक सकता है। फिर व्यापार और वाणिज्य पर रोक की बात करें, किस पे व्यापार और वाणिज्य पर रोक की बात करें अनुच्छेद 304 के तहत। तो राज्य सूची के कुछ विषय जिसमें हमारे राज्यों के बीच व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाने वाले कानून। तो राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले इसकी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत है। तो व्यापार और वाणिज्य पर रोक लगानी, जैसे राजस्थान मध्य प्रदेश से कोई व्यापार नहीं करेगा, किसी भी मामले में मान लीजिए कि कोई व्यापार नहीं करेगा, करने के लिए तो कोई छूट है, पूरे देश के अंदर कोई भी राज्य किसी भी राज्य के साथ किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है। लेकिन कोई नेगेटिव वाला करता है, मतलब रोकने की बात करता है, तो भैया उस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की जरूरी है। उस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी रोक नहीं लगाई जा सकती, व्यापार वाणिज्य पे रोक जैसी। अनुच्छेद 304। वित्तीय आपातकाल की देखिए 360 में, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि राज्य के सभी धन विधेयक, तो मनी विलय और वित्त विधेयक उनकी सहमति से ही आरक्षित किए जाएंगे। अनुच्छेद 360 यदि लागू हो जाता है तो। लेकिन देश में आज तक अनुच्छेद 360 लागू नहीं हुआ है, मतलब वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। ओवरऑल देखें तो संविधान का ये ढांचा साफ साफ स्पष्ट करता है कि यद्यपि भारत एक संघीय देश है, भारत क्या है, एक संघीय देश है जहाँ शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन हमारे संकट काल और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं या फिर हमारे राष्ट्रीय हित के समय ये पूरी तरह से एकात्मक यूनिटरी हो जाता है। हमारे केंद्र मतलब संसद की विधायी शक्तियां राज्य पे भारी पड़ती है। ये तो हमने देख लिया विधायी संबंध। अब हम देखेंगे क्या केंद्र राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध के बारे में बातचीत करेंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन हमारे भाग 11 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। यद्यपि देखें तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। आप इसे याद रखेंगे कि भारत में क्या दोहरी कार्यपालिका है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव है, जहाँ राज्य अपने कार्यक्षेत्र में स्वायत्त है। फिर भी संविधान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान बना रखे हैं कि राज्य का प्रशासन केंद्रीय मतलब संघीय नीतियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। फिर भी हमारे क्या संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि राज्य का जो प्रशासन है संघीय नीतियों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जैसे देखिए कार्यपालिका शक्तियों का मूल बंटवारे की बात करें, कार्यपालिका शक्तियों के मूल बंटवारे की बात करें तो अनुच्छेद 73 में बताया गया है कि संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पे, एक केंद्र या फिर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पे जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब संघ सूची के विषय पर। अनुच्छेद 162 की बात करें तो राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों पे जिन पर हमारे राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब राज्य सूची पर। आप देखें केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश देने की बात करें, केंद्र के द्वारा राज्य को निर्देश देने की बात करें तो सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार राज्य को विशिष्ट निर्देश दे सकती है, जिनका पालन करना राज्यों के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है। यदि केंद्र निर्देश देती है राज्य को, तो राज्य के लिए संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है कि वो केंद्र का निर्देश को माने। जैसे अनुच्छेद 256 की बात करें, संसद के कानून की अनुपालना। तो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके इस प्रकार करेगा कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेगा कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। और यदि कोई राज्य केंद्रीय कानून को लागू करने में आनाकानी करता है, मना करता है, तो केंद्र सरकार ऐसा करने के लिए उसे सख्त निर्देश दे सकती है, डायरेक्टिव दे सकती है कि उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 257 की बात करें तो हमारे संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा न डालने वाली बात कहता है कौन सा? अनुच्छेद 257। तो राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसे करेगा जिससे हमारा संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या अड़चन ना आए। तो राज्य क्या अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरीके से करेगा जिससे संघ या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किसी तरह की कोई अड़चन या बाधा नहीं आनी चाहिए। विशेष निर्देश की बात करें तो इसके अलावा केंद्र राज्य को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्देश भी दे सकता है। ये केंद्र राज्य के लिए को कौन कौन से हमारे कार्य हैं जिनके लिए निर्देश दे सकता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय या फिर सैन्य महत्व के जो संचार साधन है, जैसे हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है,
रेल मार्ग है, ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इनका निर्माण और रखरखाव करे, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करेगा। राज्य के भीतर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपाय करने वाली बात है, तो राज्य ऐसा करेगा। वह अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके तहत जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी बात करें, तो कौन कौन से हमारे अनुच्छेद है? अनुच्छेद 350 ए, जो हमारे मातृभाषा में शिक्षा की बात करता है। तो केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है कि वो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं, कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक स्तर पर उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे, तो ऐसे निर्देश दे सकता है किसके तहत? 350 ए के तहत। और 347 की बात करें जो भाषा को मान्यता देने की, तो यदि किसी राज्य की बड़ी आबादी, क्या यदि किसी राज्य की बड़ी आबादी अपनी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलवाना चाहती है, क्या अपनी भाषा को क्या आधिकारिक दर्जा दिलवाना चाहती है, तो राष्ट्रपति उस राज्य को ऐसा निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को पूरे राज्य या किसी भाग में आधिकारिक मान्यता दी जाए। तो ऐसे निर्देश कौन दे सकता है? तो ऐसे निर्देश हमारे राष्ट्रपति के द्वारा दिए जा सकते हैं कि उस भाषा को पूरे राज्य में या किसी भाग में, विशेष भाग में आधिकारिक मान्यता मिले। फिर अनुच्छेद 339 और 244 की बात करें। अनुच्छेद 339 और 244 की बात करें जो एससी, एसटी और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। तो केंद्र राज्यों को अनुसूचित जातियों मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी और जनजातीय क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए, तो इन लोगों के विकास और कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाने का निर्देश भी दे सकता है। अनुच्छेद 275 की बात करें, ये अनुदान की शर्तों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 275, तो केंद्र द्वारा राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता ग्रांट्स इन एड की साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती है और राज्यों को इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। क्या? अनुच्छेद 245 के 75 के अंदर क्या हमारे ग्रांट्स इन एड दी जाती है केंद्र के द्वारा राज्य को, और राज्य को जैसे कई बार आपने सुना होगा, जैसे हमारे कई नेता कहते हैं कि बिहार को इतना पैसा मिल गया, यूपी को इतना पैसा मिल गया, तो ये हमारे ग्रांट्स इन एड होती है, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ ही मिलती है और राज्य इन शर्तों को यदि पालन नहीं करता तो उनको ग्रांट्स इन एड नहीं मिलेगी। फिर आती है कौन सी? अखिल भारतीय सेवाएं, जो अनुच्छेद 312 और 311 के अंदर है। ऑल इंडिया सर्विसेज, तो भारत का प्रशासनिक ढांचा इस मायने में अनूठा है कि यह राज्य का शीर्ष प्रशासन, जैसे हमारा चीफ सेक्रेटरी होता है, डीजीपी, ये केंद्र के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी उनके द्वारा चलाया जाता है। कौन? राज्य का प्रशासनिक ढांचा केंद्र के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होते हैं वो चलाते हैं। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तीनों की तरह हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। आईएफओएस की मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इनकी भर्ती, वेतन और सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करती है। यानी भर्ती कैसी होगी, वेतन कितना होगा और सेवा शर्तें क्या होगी, ये सब कौन तय करता है? केंद्र सरकार। और तनख्वाह देती कौन है? राज्य सरकार। बात करें अनुच्छेद 311 की, अनुच्छेद 311 की बात करें तो इन अधिकारियों को संवैधानिक संरक्षण भी मिला हुआ है। इन अधिकारियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। ये अधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करते हैं। राज्य की सीमा की बात करें तो राज्य सरकार इन अधिकारियों को केवल सस्पेंड या निलंबित या फिर ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन उन्हें नौकरी से हटाने का मतलब डिसमिस या बर्खास्त करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास, राज्य के पास नहीं है। और ये राज्यों पर केंद्र के मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण को दिखाता है, या राज्यों पर केंद्र के जो मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण है उस चीज को दिखाता है। फिर आपातकाल के दौरान हमारे प्रशासनिक नियंत्रण या इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें तो आपातकाल के समय भारत का संघीय ढांचा पूरी तरह से एकात्मक रूप ले लेता है। जैसे अनुच्छेद 352 की बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो इस दौरान केंद्र सरकार राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकती है, कि हमारे केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी विषय पर कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव निर्देश दे सकती है। राज्य सरकार निलंबित नहीं होती, लेकिन वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। 352 के तहत राज्य सरकारें कभी भी निलंबित नहीं होती, लेकिन वो केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगी। अब यहाँ मामले में निलंबित भी कर सकते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगे तो यदि कोई राज्य संविधान के प्रावधान जैसे अनुच्छेद 256, 257 इनके तहत केंद्र के निर्देशों का पालन करने से मना कर देता है या फिर पालन नहीं करता है, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसमें राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। 252, 352 में तो राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं करते, लेकिन 356 में बर्खास्त कर सकते हैं। और राज्य की सारी कार्यपालिका शक्ति सीधे राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। अनुच्छेद 360 की बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो केंद्र राज्य को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए, केंद्र क्या राज्य को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्देश दे सकता है, जिसमें राज्य कर्मचारी के वेतन में कटौती भी कर सकता है, मतलब यहाँ तक कि जजों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, इसमें अनुच्छेद 360 में। तो तीनों तरह के आपातकाल के बारे में हमने देख लिया। अब देखें दूसरे मामलों में केंद्र के जो सर्वोच्च
होता है प्रशासनिक सर्वोच्चता उसकी बात करें। जैसे राज्यपाल की भूमिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल या गवर्नर होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, और वो भी केंद्र सरकार की सलाह पे करता है। तो राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और राज्य की रिपोर्ट किसको भेजता है? केंद्र को भेजता है। सशस्त्र बलों की तैनाती की बात करें तो केंद्र सरकार क्या राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने या फिर किसी गंभीर संकट से निपटने के लिए राज्यों की सहमति के बिना भी या राज्य की सहमति के बिना भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे हमारे सीआरपीएफ होते हैं, बीएसएफ होते हैं, सीआईएसएफ, इनकी तैनाती राज्य में कर सकता है। और राज्य में तैनाती करने से पहले राज्य की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जांच आयोग के गठन की बात करें तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री मतलब सीएम या राज्य सरकार के खिलाफ पूरी की पूरी राज्य सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार या अन्य मामलों की जांच के लिए जांच आयोग मतलब इंक्वायरी कमीशन बैठा सकता है। तो पीएससी की बात करें हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग की, यद्यपि हमारे राज्य लोक सेवा आयोग राज्य का विषय, लेकिन इसमें केंद्र मतलब संघ का नियंत्रण और आपसी सहयोग भी दिखाई देता है। कैसे? बात करें हटाने की शक्ति, क्या हटाने की शक्ति की बात करें रिमूवल पावर की, तो एसपीएससी जैसे हमारे आरपीएससी है, यूपीपीएससी है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? हमारा राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। तो नियुक्ति राज्यपाल करता है और हटाने की शक्ति किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास है। और यह सदस्य को राज्य सरकार के राजनीतिक दबाव से बचाता है। जो सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उनको क्या राज्य सरकार के राजनीतिक दबाव से बचाने का काम करता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें जेएसपीएससी की, यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, क्या दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल ऐसा प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो संसद उन राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये हमारे कहाँ पे चल रहा है? हमारे जेएसपीएससी, तो ये हमारे क्या है? हरियाणा और पंजाब दोनों का सेम है, मतलब अलग अलग नहीं है। अब बात करेंगे हमारे यूपीएससी की, तो यूपीएससी के द्वारा राज्यों की सहायता की बात करें। ये यूपीएससी किस तरह से राज्य की सहायता करेगी? यदि राज्य का राज्यपाल आग्रह करे और राष्ट्रपति उसको अनुमति दे दे, या राज्य का राज्यपाल आग्रह करे, राष्ट्रपति उसको अनुमति दे दे, तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर सकता है। तो हमारी यूपीएससी क्या उस राज्य की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए काम कर सकता है। जैसे हमारा आरपीएससी या राजस्थान ये ऐसा कह दे कि भैया हमसे कोई एग्जाम नहीं हो रहा, यूपीएससी उसे कराए, और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति दे दे, तो यूपीएससी ऐसे काम कर सकता है। यूपीएससी दो या दो से अधिक राज्यों के आग्रह पर, क्या यूपीएससी क्या दो या दो से अधिक राज्यों के आग्रह पर उन सेवाओं के लिए संयुक्त भर्ती योजना बनाने में मदद कर सकता है, जिसके लिए विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे इंटर स्टेट काउंसिल, ये अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें जो अनुच्छेद 263 में आती है। तो भारत के संघात्मक ढांचे में केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय विवाद हो, ये केंद्र राज्य के बीच में और या फिर दो राज्यों के बीच में मतलब अंतर्राज्यीय विवाद हो, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रमुख संस्था के रूप में काम करती है कौन? अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। बात करें इसके गठन की, तो ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो हमारे क्या है? ये क्या है? एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसका प्रावधान था, लेकिन वास्तव में इसका गठन किससे हुआ? सरकारी कमीशन की सिफारिश पे 1990 में जाके। सरकारी कमीशन की सिफारिश पे कब? 1990 में जाके राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। इसका उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। संरचना की बात करें कंपोजिशन की, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होगा। सदस्यों की बात करें तो हमारे इसके सदस्य होंगे कौन? 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सदस्य होंगे, जिसमें गृह मंत्री भी होना चाहिए, और उनको बाकी के 5 को नामित कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नामित करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। सभी राज्यों और विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्री इसमें होंगे। सारे के सारे राज्य और विधानसभा वाले जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे हमारे पुडुचेरी है, दिल्ली है, जम्मू है, तो ये हमारे क्या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है, उनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और बिना विधानसभा वाले जो यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, उनके प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी इसमें शामिल होंगे। और जहां राष्ट्रपति शासन लगा हो वहां के राज्यपाल, ऐसे राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ उनके राज्यपाल भी इसमें शामिल होंगे। बात करें इनकी कार्य की, तो कार्य क्या करेंगे? तो राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले जो विवाद है उनकी जांच करना इनका कार्य होगा। और उन विषयों पर चर्चा करना जिनमें हमारे केंद्र राज्यों का समान हित हो, या उन विषयों पर चर्चा करना जिसमें हमारे केंद्र राज्यों के समान हित हो,
और नीतिगत समन्वय के लिए सिफारिशें करना इनका कार्य होगा। किसके लिए? नीतिगत समन्वय के लिए सिफारिशें करना इनका कार्य होगा। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम, तो संविधान निर्माताओं ने जानबूझ करके केंद्र को प्रशासनिक रूप से ज्यादा शक्तिशाली बनाया, ताकि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय नीतियां किसी भी राज्य की मनमानी के कारण बाधित नहीं हो। अनुच्छेद 356 की उपस्थिति ही राज्यों को केंद्र के प्रशासनिक निर्देश, जैसे अनुच्छेद 256, 257, इनका पालन करने के लिए विवश करती है। अब हम देखेंगे केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उसके बारे में, जो भाग 12 में बताया गया है वित्तीय संबंध के बारे में। तो भारत के संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 ए तक, इसमें केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और भारतीय संघीय व्यवस्था में कर मतलब टैक्स लगाने की शक्ति को स्पष्ट रूप से इसमें बांटा गया है। लेकिन करों से प्राप्त आय का बंटवारा एक जटिल प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे बुनियादी प्रावधान। बुनियादी प्रावधान में हमारे 4 प्रावधान आते हैं, 264, 265, 266, 267। क्या कहते हैं? 264 क्या कहता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 264 कहता है, जिसमें और वित्त आयोग की व्याख्या की गई है, मतलब फाइनेंस कमीशन की व्याख्या की गई है अनुच्छेद 264 में। 265 क्या कहता है? विधि के प्राधिकार के बिना करों को न लगाया जाए, या विधि के प्राधिकार के बिना करों को न लगाना, ये हमारे अनुच्छेद 265 में बताया गया है। यदि कोई भी कर और टैक्स बिना कानून मतलब एक्ट पास किए नहीं लगाया जा सकता, मतलब कोई भी कर बिना कानून पास किए न तो लगाया जा सकता है, न ही वसूला जा सकता है। तो दोनों ही काम हो सकते हैं बिना कानून के, न तो टैक्स लग सकता है, न ही टैक्स को वसूल कर सकते हैं। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव मनमाने ढंग से टैक्स नहीं लगा सकती। कार्यपालिका मतलब क्या है? जैसे कोई कलेक्टर को टैक्स लगा दे या फिर कोई तहसीलदार टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव मनमाने ढंग से कोई टैक्स नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 266 क्या कहता है? भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में बताता है अनुच्छेद 266। तो सरकार को मिलने वाला सारा राजस्व मतलब टैक्स, लोन और फीस, ये भारत की संचित निधि में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। और संसद की मंजूरी के बिना इसमें से 1 रुपया भी निकाला नहीं जा सकता है। ये भारत की संचित निधि है, उसकी सहमति के बिना उसमें से 1 रुपया भी निकाला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 267 की बात करें, जो हमारे आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड के बारे में बताता है। तो अप्रत्याशित खर्चे जैसे हमारा आपदा, युद्ध, इनसे निपटने के लिए यह निधि, जो हमारे आकस्मिकता निधि है, राष्ट्रपति के अधिकार में होती है। किसके अधिकार में होती है? राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में होती है, जिससे वो हमारे संसद की पूर्व अनुमति के बिना धन निकाल सकते हैं। क्या? संसद की पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम धन निकाला जा सकता है, लेकिन बाद में संसद की मंजूरी लेनी जरूरी है। किसमें? आकस्मिकता निधि में। पहले नहीं लेने की जरूरत, बाद में लेने की जरूरत पड़ती है जब वापस देना हो तो। अब हम देखेंगे करों के बंटवारे के बारे में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बात करें अनुच्छेद 268 से 270 के बीच में, जिसे बताया गया है। तो अनुच्छेद 268 क्या कहता है? अनुच्छेद 268 कहता है केंद्र कर लगाता है और राज्य वसूलते हैं और अपने पास रखते हैं। तो केंद्र कर लगाएगा, राज्य उस कर को वसूल करेंगे और वसूल करके अपने पास ही रख लेंगे। अनुच्छेद 268 में ऐसा बताया गया है। तो कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो पूरे देश में एक समान दर से केंद्र सरकार या संसद लगाती है, लेकिन उनकी वसूली राज्य सरकार ही करती है और सारा का सारा पैसा राज्य अपने पास खजाने में रख लेता है। जैसे हमारे विनिमय पत्र, चेक, इन पे जो स्टाम्प ड्यूटी लगती है वो। 101वें संविधान संशोधन जीएसटी से पहले हमारे सौंदर्य प्रसाधन और जो औषधीय होती थी, औषधीय उत्पाद, ये सारे के सारे उत्पाद जो हमारे औषधीय तैयारी करने पर जो उत्पाद शुल्क था इसमें शामिल था, लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। ये था हमारा अनुच्छेद 268, जिसमें केंद्र कर लगाता था, राज्य वसूलते थे और अपने पास रखते थे। फिर अनुच्छेद 269 की बात करें तो इसमें हमारा केंद्र कर लगाता है, केंद्र ही वसूल करता है, लेकिन पूरा पैसा रखा राज्य को दे देता है। तो ये टैक्स क्या केंद्र सरकार लगाती है और वही वसूलती है, लेकिन ये पैसा भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता, बल्कि राज्य के बीच में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान जो माल की क्रय विक्रय पर कर लगता है, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापन होते हैं, उन पे जो कर लगता है वो अनुच्छेद 269 में आता है, जिसमें हमारे केंद्र कर लगाता है, वसूलता है और वसूल करके राज्य को दे देता है। फिर आईजीएसटी के प्रावधान की बात करें 269 ए में, तो ये जीएसटी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्या? जीएसटी संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। और इसके तहत अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब इंटर स्टेट ट्रेड पर आईजीएसटी केंद्र के द्वारा लगाया और केंद्र के द्वारा ही वसूला जाता है। लेकिन बाद में इसका बंटवारा केंद्र राज्य के बीच में होगा, जहां हमारा माल का उपभोग किया गया है। केंद्र और राज्य आपस में इसे बांटेंगे, लेकिन राज्य कौन सा होगा? जहां पे माल का उपभोग हुआ, मतलब डेस्टिनेशन स्टेट है, वहां पे इसका उपभोग
उसको दिया जाएगा। बात करें अनुच्छेद 270 क्या कहता है? केंद्र टैक्स लगाता है, केंद्र ही वसूल करता है और केंद्र राज्य दोनों आपस में से बाँटते हैं। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण टैक्स पूल है 270, जिसमें हमारा अनुच्छेद 268, 269, 269 ए, इनमें बताए गए करों को छोड़ दो, तो संघ सूची के लगभग सभी प्रमुख कर इसमें आ जाते हैं। केंद्र इन करों को लगाता है, इन करों को वसूल करता है, लेकिन बाद में ये पैसा वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पे केंद्र और सभी राज्यों के बीच में बाँट दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारा आयकर है, इनकम टैक्स है, निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स है, सीमा शुल्क मतलब कस्टम्स ड्यूटी है, सीजीएसटी। तो ये सारे टैक्स है जो हमारे क्या केंद्र लगाती है, फिर वसूलती है और फिर क्या करती है, केंद्र और राज्य दोनों आपस में बाँट लेते हैं। किसकी सिफारिश के आधार पे? हमारे फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पे। अब हम देखेंगे 80वें संविधान संशोधन 2000 के प्रभाव की बात करें। पृष्ठभूमि की बात करें तो पहले केवल आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही राज्यों के साथ बांटे जाते थे। हमारे आयकर और इनकम टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या राज्यों के साथ बांटे जाते थे। 10वें वित्त आयोग ने सभी केंद्रीय करों को एक सिंगल पूल में डालकर बांटने की सिफारिश की थी। ये जो हमारे सभी केंद्रीय कर है उनको एक सिंगल पूल में डालकर बांटने की सिफारिश की थी 10वें वित्त आयोग ने। बदलाव की बात करें तो 80वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स और सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी को अनुच्छेद 271 अधिभार से हटा करके अनुच्छेद 270 बंटवारे वाले कर में शामिल कर लिया गया। किसको? निगम कर और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को हम हमारे 80वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से। इससे हमारे राज्यों को केंद्रीय करों में बहुत बड़ा हिस्सेदारी मिलने लगी। ये राज्य को हमारे क्या केंद्रीय करों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिलने लगी। अब बात करें इससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। आर्टिकल 271, 275, 279 ए, 282। अब बात करें 271 में आता है हमारा अधिभार मतलब सरचार्ज। तो संसद को यह अधिकार है कि वो अनुच्छेद 269 270 में उल्लेखित जो कर है, तो उन करों पर संघों के प्रयोजनों के लिए अधिभार मतलब सरचार्ज और सेस लगा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिभार का पैसा राज्यों के साथ बांटा या साझा नहीं किया जाता। ये पूरा का पूरा पैसा किसके पास रहता है? सरकार मतलब केंद्र सरकार के पास रहता है। अधिभार की बात करें, अधिभार क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है? अधिभार हमारे सीधे कर की राशि पे लगने वाला एक अतिरिक्त प्रभार होता है, जिसे हमारे केंद्र सरकार के द्वारा अपने सामान्य और विविध जो प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक खर्चे हैं, उनके लिए उसका उपयोग करती है और इन पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होता। इसके विपरीत हमारे सेस किससे कहते हैं? ये किसी विशिष्ट या निर्धारित उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, जैसे हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता। तो हमारी ये जो विशिष्ट निर्धारित उद्देश्य है उनके लिए लगाया जाता है और इससे मिलने वाले जो राजस्व है उसको केवल उसी विशेष उद्देश्य के लिए बने जो समर्पित कोष में ही डाला जाता है और उसी के लिए खर्च किया जाता है, अलग के लिए नहीं। अनुच्छेद 275 क्या कहता है? विधिक और सामुदायिक अनुदान स्टेट्यूटरी ग्रांट की बात करें तो केंद्र सरकार उन राज्यों को वित्तीय सहायता अनुदान देती है जिन्हें वास्तव में उस ग्रांट या अनुदान की जरूरत है। सभी राज्यों को समान रूप से नहीं दी जाती। यह अनुदान हमारे वित्त आयोग की सिफारिश पे दिया जाता है और ये सीधे भारत की संसदीय निधि पर पारित होता है। और इसमें एससी एसटी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। किसमें? अनुच्छेद 275 में। फिर अनुच्छेद 279 आता है। अनुच्छेद 279 क्या कहता है? सी वो जीएसटी के बारे में कहता है। तो अनुच्छेद 101वें संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और ये हमारे केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। हमारे क्या केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच है, कौन सा? अनुच्छेद 279 ए, जीएसटी परिषद, जो हमारे क्या जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर की दरें, छूट और नियम तय करता है। ये हमारे क्या करता है? जीएसटी की दरें, छूट और नियम तय करता है और इसका अध्यक्ष क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अनुच्छेद 282 क्या कहता है? विवेकाधीन अनुदान, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो केंद्र या फिर राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकती है। ये केंद्र या राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकती है, भले ही वो विषय उसके विधायी क्षेत्र में नहीं आता हो, तब भी वो क्या अनुदान दे सकती है। योजना आयोग जिसे आप क्या नीति आयोग कहते हैं, राज्यों के द्वारा दिए जाने वाले जो अधिकांश फंड इसी अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। ये केंद्र के विवेक पर निर्भर करता है कि किस राज्य को कितना पैसा देंगे। तो अनुच्छेद 282 में विवेकाधीन अनुदान आता है। फिर अनुच्छेद 280 में आता है हमारा कौन सा? वित्त आयोग, जिसे फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो वित्त आयोग भारत के राजकोषीय संघवाद मतलब फिस्कल फेडरलिज्म इसका संतुलित चक्र को दिखाता है। गठन की बात करें तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करता है या फिर जरूरत पड़ने तो उससे पहले भी कर सकता है, लेकिन हर 5 साल में हमारे वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। और हमारा फाइनेंस कमीशन क्या होता है? एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यानी इसे गवाहों को बुलाने मतलब समन भेजने और सरकारी रिकॉर्ड मांगने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलती है। बात करें इसकी संरचना की तो इसमें एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। बात करें इनकी
योग्यता की। तो अध्यक्ष की क्या योग्यता होगी? अध्यक्ष हमारे क्या सार्वजनिक मामलों का अनुभव होना चाहिए, उसके पास पब्लिक अफेयर्स का अनुभव होना चाहिए। पहले सदस्य की बात करें तो न्यायिक क्षेत्र से होना चाहिए, मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर होने की योग्यता रखता हो। फिर सदस्य 2 की बात करें तो प्रशासनिक और वित्तीय अनुभव रखने वाला हो, तो वित्त सरकार के वित्त और खातों का उसके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। सदस्य 3 जो प्रशासनिक क्षेत्र से हो, तो वित्तीय प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो। सदस्य 4 की बात करें जो आर्थिक क्षेत्र से हो, मतलब अर्थशास्त्र का उसके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। सदस्यों की बात करें तो हमारे न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय, हमारे आर्थिक और प्रशासनिक इन क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। कार्य की बात करिए, कार्य क्या करते हैं? पहला कार्य आता है हमारे केंद्र राज्य के बीच में करों के शुद्ध आगम, तो नेट प्रोसीड्स जो उनसे 270 में बताए गए, तो इन शुद्ध आगमों का बंटवारा करना और राज्य के बीच उनका एक हिस्सा तय करना, ये पहला काम होता है। दूसरा काम आता है हमारा अनुच्छेद 275 के तहत। तो दूसरा काम क्या आता है? अनुच्छेद 275 के तहत राज्य को दिए जाने वाले जो अनुदान इन एड है, ग्रांट्स इन एड है, इनके सिद्धांत तय करना कि किस तरह से दिए जाएं। और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के या राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को बढ़ाने के लिए सुझाव बताना कि वो किस तरह से अपने संसाधन बढ़ा सकते हैं, ये सुझाव बताना। तो ये हमारे क्या, हमारे वित्त आयोग की कार्य। अब देखेंगे हमारे 15 वित्त आयोग जो हमारे 2021 से 2026 के लिए था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एन के सिंह। बात करें इनके सदस्य की, तो सदस्य थे हमारे अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र, ये हमारे इनके सदस्य थे। इनकी खास सिफारिश क्या थी? इनकी खास सिफारिश थी राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की जाए। कितनी? राज्यों की हिस्सेदारी 41% तय की गई। पहले ये 14वें वित्त आयोग में हमारी 42% थी, जिसमें से 1% घटा करके इसको दे दिया 1%, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के लिए 1% को अलग कर दिया गया। आप इसे याद रखेंगे। ये थी हमारे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें। अब हम देखेंगे केंद्र राज्य के बीच में हमेशा लड़ाइयां होती रहती है, विवादित मुद्दे। तो टेंशन के एरियाज की बात करें किसमें? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में। तो भारत में केंद्र सरकार को जानबूझ करके अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे भी अक्सर केंद्र राज्य, खासकर जहां विपक्षी दलों की सरकार होती है, जैसे केंद्र में अलग और राज्य में अलग, तो उनके बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। बात करें उनके विवादों की, तो विवाद किस वजह से होता है? पहला विवाद होता है हमारे क्या, राष्ट्रपति शासन को लेके, मतलब अनुच्छेद 356 को लेके। तो केंद्र सरकार के द्वारा विजयी पक्ष विपक्षी राज्यों की चुनी हुई सरकारों को, क्या केंद्र सरकार के द्वारा विपक्षी राज्यों को चुनी हुई जो सरकारें हैं, उनको मनमाने ढंग से बर्खास्त करने का सबसे बड़ा विवाद अनुच्छेद 356 के तहत ही आता है। जैसे एस आर बोम्मई केस हुआ था, जो हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, किस दल से थे? जनता दल से। केस था 1994 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ फैसला दिया था, जिसमें राज्यों में अनुच्छेद 356 मतलब राष्ट्रपति शासन के मनमाने दुरुपयोग पे रोक लगाई थी। और इसमें यह फैसला किया गया था, इस फैसले ने यह तय किया था कि राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, बल्कि विधानसभा के पटल पे होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट पे आधार पे होना चाहिए। साथ ही साथ न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि कहीं ये राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्वक तो नहीं था। ऐसा बोम्मई केस में ऐसा ही हुआ था। राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, और अक्सर राज्यपालों पर केंद्र के एजेंट के रूप में काम करने की और चुनी हुई सरकार के कामों में दखल देने और पक्षपात करने का आरोप लगता है। तो विधेयकों को रोकने की बात करें अनुच्छेद 200 201 के तहत, तो राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा से पारित बिलों को, या राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानसभा के से पारित बिलों को लंबे समय तक रोके रखना या फिर राष्ट्रपति की विचारार्थ सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़े विवाद का विषय बना हुआ है। फिर वित्तीय भेदभाव की बात करें, इसकी वित्तीय भेदभाव की बात करें तो राज्यों का यह आरोप होता है कि उनके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन राजस्व जुटाने के तरीके उनके पास कम होते हैं। साथ ही हमारे केंद्र राजनीति के आधार पर अनुदानों में भेदभाव करता है। केंद्र क्या करता है? राजनीतिक आधार पर अनुदानों में, ग्रांट्स में भेदभाव करता है। जहाँ पे उनकी चुनी हुई सरकारें होती है, वहां पे तो अनुदान ज्यादा देते हैं, और जहाँ चुनी हुई सरकारें नहीं होती, वहां अनुदान कम देते हैं। केंद्रीय एजेंसी के इस्तेमाल की बात करें, सीबीआई, ईडी या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग के गठन को राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप को मानते हैं। ये राज्य क्या, हमारे अपने अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप मानते हैं, किसके? सीबीआई, ईडी या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच आयोग को। फिर केंद्रीय बलों की तैनाती की बात करें तो बिना राज्य की अनुमति के सीआरपीएफ जैसी जो सेनाएं हैं, उनको कानून व्यवस्था मतलब राज्य का विषय के नाम पर तैनात कर दिया जाता है। या राज्य के विषय के नाम पे हमारे क्या, बार बार सीआरपीएफ जैसी जो सेनाएं हैं, उनको तैनात कर दिया जाता है, मतलब केंद्रीय बलों की तैनाती में राज्य की अनुमति नहीं ली जाती। फिर अखिल भारतीय सेवाएं की बात करें, ऑल इंडिया सर्विसेज की, तो राज्य का प्रशासन आईएएस या फिर आईपीएस चलाते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती।
जिससे राज्य को लगता है कि अधिकारी केंद्र के प्रति ज्यादा वफादार हैं। अब हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखें तो लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन को भी देख लेते हैं, 16 वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। गठन की बात करें तो 31 दिसंबर 2023 का गठन किया गया। रिपोर्ट सौंपने की समय सीमा की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कार्यान्वयन अवधि की बात करें अवार्ड पीरियड की तो यह आयोग अपनी सिफारिशें 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 मतलब 5 साल की अवधि के लिए देगा। बात करें इसकी संरचना की तो इसके अध्यक्ष हमारे श्री अरविंद परनगड़िया, इनके अध्यक्ष है। सचिव इसके ऋत्विक रंजनम पांडे है। पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो श्री अजय नारायण झा जो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे थे। श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष, बाद में इन्होंने निजी कारणों से ये पद छोड़ दिया था। और डॉक्टर सौम्य कांति घोष जो एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। तो हमारे क्या इनके अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष कौन है हमारे अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री और प्रशासक है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को जब योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग बना था तो प्रधानमंत्री ने इन्हें पहला उपाध्यक्ष बनाया था। फर्स्ट वाइस चेयरमैन बनाए थे किनको, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। बात करें इनके शैक्षणिक अनुभव की तो ये हमारे कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर है। कहा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। फिर G20 शेरपा की बात करें तो उन्होंने 2015 से 2017 के बीच में तुर्की, चीन और जर्मनी में या तुर्की, चीन और जर्मनी में हुए जो G20 शिखर सम्मेलन था उसमें भारत के मुख्य वार्ताकार मतलब शेरपा के रूप में देश का नेतृत्व किया था। नागरिक सम्मान की बात करें तो अर्थशास्त्र में योगदान के लिए 2012 में भारत सरकार का पद्म भूषण जो अवार्ड है उससे उनको सम्मानित किया गया था। बात करें इनकी पुस्तकों की तो इंडिया द इमर्जिंग जायंट, तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अब देखेंगे हमारे वित्त आयोग के अध्यक्षों की ऐतिहासिक सूची। कौन कौन से वित्त आयोग के जो सदस्य थे, अध्यक्ष है, वो कब कब बने थे। पहले अध्यक्ष हमारे के सी नियोगी थे 1951 में। दूसरे हमारे के एस संतानम थे 1956 में। तीसरे हमारे ए के चंदा थे 1960 में। चौथे हमारे कौन थे, पी वी राजमन्नार थे 1964 में। पांचवे की बात करें तो महावीर त्यागी थे 1968 में। ये हमारे अध्यक्षों की सूची है। छठे की बात करें तो के ब्रह्मानंदम रेड्डी, के ब्रह्मानंद रेड्डी 1972 में। सातवें हमारे जे एम शेलट 1977 में। आठवें वाई वी चौहान 1983 में। नौवे हमारे एन के पी सालवे 1987 में। 10वें हमारे केसी पंत, 10वें हमारे केसी पंत 1992 में। 11वें प्रोफेसर ए एम खुसरो 1998 में। 12वें हमारे डॉक्टर सी रंगराजन 2002। 13वें हमारे क्या विजय एल केलकर 2007 में। 14वें हमारे वाई वी रेड्डी 2013 में। 15वें हमारे एन के सिंह 2017 में। और 16वें हमारे कौन है, हमारे अरविंद पनगड़िया जो 2023 में बनाए गए थे। अब ऐतिहासिक अध्यक्षों का भारतीय प्रशासन में योगदान की बात करें तो हमारे वित्त आयोग कोई एक सामान्य समिति नहीं है। इसके अध्यक्षों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में बुनियादी रूप से भूमिका निभाई, जैसे हमारे के सी नियोगी थे। तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे के सी नियोगी 1951 में। संविधान निर्माण में योगदान की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य रहे थे कहाँ से, पश्चिम बंगाल से। और इन्होंने केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे मतलब 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के निर्माण में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। किसमें, 7वीं अनुसूची के निर्माण में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। वित्त मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री, इसके बाद आर किशन मुखम चिट्टी थे। इनके बाद ये हमारे क्या वित्त मंत्री बनते हैं। हालांकि नेहरू कैबिनेट से नीतिगत भेदभाव हो गया इनका। इससे नेहरू कैबिनेट से नीतिगत भेदभाव हुआ। इसकी कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इन्होंने 35 दिन में इस्तीफा दे दिया था। किसके साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ इन्होंने 35 दिन में इस्तीफा दे दिया। फिर योजना आयोग के जनक थे तो 1946 से बने सलाहकार योजना बोर्ड एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। जब 1950 में मानवाधिकार की बात करें तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन की उस समिति में काम किया था जिसने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो उस समिति में इन्होंने काम किया है। फिर राजनीतिक दिग्गज की बात करें जैसे हमारे कौन थे, महावीर त्यागी, ये पांचवें अध्यक्ष थे। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और केंद्र में रक्षा और राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। फिर हमारे के ब्रह्मानंदम रेड्डी या कासु ब्रह्मानंदम रेड्डी की बात करें, छठे अध्यक्ष थे। ये हमारे अविभाजित जो आंध्र प्रदेश है, वर्तमान में तुम्हारे क्या तेलंगाना राज्य की स्थापना हो गई है। पहले हमारे क्या तेलंगाना नहीं था, अविभाजित आंध्र प्रदेश था। तो उसके मुख्यमंत्री रहे थे। बाद में इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री और गृह मंत्री का पद इन्होंने संभाला था। फिर वाई वी चौहान की बात करें, आठवें अध्यक्ष थे। तो महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री 1960 में बने थे
बाद में भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। केसी पंत की बात करें तो 10वें अध्यक्ष थे। ये कई बार सांसद रहे हैं। रक्षा, वित्त और ऊर्जा, ये रक्षा, वित्त, ऊर्जा जैसे भारी मंत्रालय उन्होंने संभाले थे। बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बात करें हमारे किसकी, हमारे डॉक्टर सी रंगराजन और वाई वी रेड्डी की, तो ये अध्यक्ष क्या है, हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, जो ये दिखाता है कि वित्त आयोग में राजनेताओं के साथ साथ टेक्नोक्रेट भी शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे जो 16 वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट जो आ गई है उनकी बात कर लेते हैं 2026 से 2031 के लिए। तो वित्त आयोग का मुख्य काम ये तय करना होता है कि केंद्र सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें कितना हिस्सा राज्य को मिलेगा, अलग अलग राज्यों के बीच में उस पैसे का बंटवारा किस आधार पे होगा। तो 16वें वित्त आयोग ने विकास, प्रदर्शन और वित्तीय अनुशासन पे जोर दिया है। अब हम देखें केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें, वर्टिकल डिवोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है कि केंद्र सरकार की कुल कमाई में राज्यों के हिस्से में कितना प्रतिशत जाएगा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। सिफारिश की बात करें तो 16वें वित्त आयोग ने इसे 41% बरकरार रखा है। 15वें आयोग ने भी ये 41% ही किया था, 16वें आयोग ने भी इसे 41% ही रखा है। बात करें डिविजिबल पूल, ये विभाज्य पूल की बात करें तो केंद्र सरकार जो कुल टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स ये इकट्ठा करती है, वह पूरा का पूरा नहीं बढ़ता या 100% नहीं बढ़ता। उसमें से टैक्स वसूल करने का खर्च, केंद्र द्वारा लगाए गए सेस और सरचार्ज, इनको निकाला जाता है। सबसे पहले इनको निकाला जाता है और जो बची हुई राशि होती है उसे डिविजिबल पूल कहते हैं। और इसका आखिर में हमारे 41% राज्य को बांटा जाता है। फिर राज्य के बीच करों के वितरण के मापदंड की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की। हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन तो देख लिया, अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब है कि जो 41% पैसा राज्य के लिए निकला है, उनमें से किस राज्य को, जैसे हमारे यूपी, बिहार, तमिलनाडु को कितना पैसा मिलेगा। इसके लिए एक नया फॉर्मूला तय किया गया है और जिसमें हमारे 16वें वित्त आयोग ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। बात करें कौन-कौन से क्राइटेरिया है, मापदंड है जिनके आधार पर हमारे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। जैसे आय की दूरी, पहले हमारे 45% था 15वें आयोग में, 16वें आयोग में से घटा के 42.5% कर दिया गया है। जनसंख्या की बात करें तो पहले हमारा 15% था, इसे बढ़ा करके हमारे 17.5% किया गया है। फिर जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की बात करें तो 12.5% था, जिसे घटा के 10% कर दिया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो 15% था पहले, घटा करके 10% कर दिया गया है। वन की बात करें 10% था, अब भी 10% है। जीडीपी में योगदान को नया जोड़ा गया है, ये अब 10% कर दिया गया है। कर और राजकोषीय प्रसार की बात प्रयास की बात करें तो 2.5% था और इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये हमारे कुछ मापदंड थे जिनके आधार पर हमारा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, परीक्षा में सीधा-सीधा पूछ लेते हैं। अब इसके अंदर पहला मापदंड था हमारा आय की दूरी। आय की दूरी का मतलब क्या है? तो शीर्ष 3 सबसे अमीर राज्यों की औसत प्रति व्यक्ति आय और किसी विशिष्ट राज्य की आय के बीच का जो अंतर होगा, वो आय की दूरी कहलाएगी। और एक गरीब राज्यों को अधिक धन देकर समानता सुनिश्चित करता है। जनसंख्या और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पे, साथ ही जिन राज्यों ने 1971 से 2011 के बीच में जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उन्हें जनसांख्यिकीय प्रदर्शन के आधार पे पुरस्कृत किया जाएगा। फॉरेस्ट्री या वन की बात करें, इसमें न केवल राज्य के कुल वन क्षेत्र को देखा जाता है, बल्कि हमारे 2015 से 2023 के बीच में किन किन राज्यों में हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इस चीज को भी देखा जाता है। जीडीपी में योगदान की बात करें, जो हमारा नया मापदंड है, जो हमारे राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मतलब जीडीपी में अधिक योगदान दे रहे हैं, जो राज्य हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है जीडीपी में अधिक योगदान दे रहे हैं, उन्हें इस 10% वेटेज से माध्यम से फायदा होगा। हमारे राज्यों को आर्थिक विकास के लिए प्रोत्साहित करेगा। फिर ग्रांट एंड एड या सहायता अनुदान की बात करें तो टैक्स के हिस्से के अलावा केंद्र सरकार राज्यों और स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान भी देती है। टैक्स के हिस्से के अलावा क्या केंद्र सरकार राज्यों और स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान या ग्रांट्स भी देती है। इसके लिए हमारे 9.47 लाख करोड़ रुपए तय किए हैं। बड़े बदलाव की बात करें तो पहले राज्यों को उनका घाटा पूरा करने के लिए या किसी विशेष योजना के लिए ग्रांट मिलती थी, अब उसको पूरी तरह से बंद किया गया है। सारा सारा फोकस किस पे, प्रदर्शन पे किया गया है। प्रदर्शन अच्छा तो हमारी ग्रांट मिल जाएगी। फिर बात करें हमारे किसकी, स्थानीय निकाय मतलब ग्राम पंचायत और नगर पालिका की बात करें तो इनके लिए 7.91 लाख करोड़ रुपए तय किए। शर्तें क्या है, तो पैसा तभी मिलेगा जब पंचायत या नगर पालिका के चुनाव समय पे हो, खाते पारदर्शी हो और राज्य का अपना वित्त आयोग हो। टाइट ग्रांट की बात करें तो बेसिक ग्रांट का 50% हिस्सा बंधा हुआ होगा, टाइट ग्रांट के रूप में होगा, यानी ये पैसा सिर्फ सफाई, कचरा प्रबंधन और पीने के पानी पे ही खर्च किया जाएगा और कहीं पे नहीं। शहरीकरण प्रीमियम की बात करें तो जो राज्य गाँवों को शहरों में मिलाकर उनका विकास कर रहे हैं, जो राज्य के गाँवों को शहरों में मिलाकर उनका विकास कर रहे हैं, उन्हें 10,000 करोड़ का इनाम मिलेगा। फिर आपदा प्रबंधन की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट की,
तो इसके लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ये 90% पैसा मिलेगा, जबकि हमारे क्या दूसरे राज्य हैं, उसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% पैसे मिलाएगी। जबकि पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में केंद्र सरकार हमारे क्या 90% पैसा देगा। तो राजकोषीय रोड मैप की बात करें, जिसे हम वित्तीय अनुशासन कहते हैं, तो देश को कर्ज के जाल से मुक्त कराने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो घाटे पर लगाम की बात करें, फिस्कल डेफिसिट के, तो केंद्र सरकार को अपना घाटा 2030 से 31 तक अपने कुल जीडीपी के 3.5% तक लाना होगा, और राज्य को कितना 3% तक लाना होगा, तब 2030 से 31 तक। बजट बाहर उधार की बात करें, तो इस पर रोक लगाई गई है। कई बार सरकारें अपने बजट में कर्ज नहीं दिखाती और सरकारी कंपनियों के नाम पे कर्जा लेती रहती है। हमारे आयोग ने इसे पूरी तरह से बंद करके पारदर्शिता लाने के लिए कहा है। फिर सार्वजनिक कर्ज या पब्लिक डेप्ट की बात करें, तो केंद्र राज्यों का कुल कर्ज जो अभी 77.3% है, उसके लिए कहा गया है उसे घटा करके 73.1% लाना होगा। अब दूसरे क्षेत्रों में सुधार की बात करें, तो आयोग ने राज्यों की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधारने के लिए कई 3 कड़े नियम दिए हैं। कि राज्यों की जो कार्यप्रणाली है उसको सुधार करने के लिए 3 कड़े नियम दिए। पहला, बिजली क्षेत्र, तो सरकारी बिजली वितरण कंपनी जो डिस्कॉम्स है बहुत ज्यादा घाटे में। योजना आयोग ने कहा है इनके प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण में तेजी लाई जानी चाहिए और पुराने कर्ज को अलग कर दिया जाना चाहिए, ताकि प्राइवेट कंपनी इनमें निवेश कर सके। तो सब्सिडी या मुफ्त योजनाओं की बात करें, तो बिना शर्त सीधे खाते में पैसे डालने वाली जो योजनाएं हैं, मतलब अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर वाली योजनाएं, उन पर लगाम लगाया जाए। सब्सिडी केवल उन तक पहुंचे जिन्हें सच में इन सब्सिडीज की जरूरत है। सरकारी कंपनी पीएससीज की बात करें, तो ऐसी 308 सरकारी कंपनियां जो कोई काम नहीं कर रही, उन्हें तुरंत बंद करने के लिए कहा है। और जो कंपनियां लगातार घाटे में, उन्हें भी बेचा या बंद किया जाना चाहिए, ताकि जनता के पैसे की बर्बादी ना हो। अब हम देखें केंद्र के द्वारा हस्तांतरित करों में राज्य की हिस्सेदारी क्या है। तो नए फॉर्मूले के हिसाब से केंद्रीय करों में सबसे बड़ा हिस्सा जिन राज्यों को मिलेगा उनकी सूची देखें, तो उत्तर प्रदेश को 17.62% मिलेगा। सबसे अधिक अधिक आबादी और क्षेत्रफल के कारण ये हिस्सा ज्यादा है। बिहार में 9.95%। कम प्रति व्यक्ति आय के कारण, मतलब आय की दूरी सबसे ज्यादा है, इसलिए बिहार को इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा। मध्य प्रदेश को 7.35, पश्चिम बंगाल को 7.22, महाराष्ट्र को 6.44। जो जीडीपी में योगदान ज्यादा देने की वजह से हमारे क्या महाराष्ट्र का हिस्सा 6.44 है। राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में 5.93% है, छठे स्थान पे राजस्थान। निष्कर्ष के रूप में देखें हम, तो 16वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट रूप से 2 बातें कहती है। पहली तो ये कि राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से पैसा मिले, जैसे हमारे यूपी बिहार, और दूसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था चला रहे जैसे हमारे महाराष्ट्र गुजरात, उन्हें भी नजरअंदाज ना किया जाए, मतलब जीडीपी योगदान के नियम के तहत। साथ ही हमारे मुफ्त की योजनाओं पर रोक और वित्तीय अनुशासन को कड़ाई से लागू करने की सिफारिश इसमें की गई है। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने केंद्र राज्य के बीच जो संबंध थे उनके बारे में, साथ ही साथ क्या वित्त आयोग के बारे में भी समझ बनाने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो तो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को और यदि दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।